नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल साइंस बाय सिलोद में। तो आज की वीडियो शुरुआत करते हैं बच्चों परमपिता परमात्मा और सरस्वती का आशीर्वाद लेकर। तो चलिए बच्चों, आज की वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, रासायनिक रूप से जंग क्या है, यानी केमिकली रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, या केमिकली रस्ट इज, यानी जो आयरन को रस्ट लगता है वो इसमें से क्या है, हाइड्रेटेड फेरस ऑक्साइड है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड है, या केवल फेरिक ऑक्साइड है, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए बच्चों कि फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड में क्या अंतर है। तो फेरस ऑक्साइड आपका होता है बच्चों FeO, और फेरिक ऑक्साइड होता है Fe2O3। तो आपके जंग में कौन सा होता है, Fe2O3, यानी आपके पास हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, फॉर्मूला ये होता है Fe2O3 इंटू XH2O, इसे बोलते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ये आपके पास क्या होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस टेक्स प्लेस ड्यू टू, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कारण है किसका, यानी सेटिंग का मतलब जमना, प्लास्टर ऑफ पेरिस का टेक प्लेस जो जम जाता है, यानी इसका कारण क्या है, यानी सोल्डर है, ब्रॉन्ज है, ब्रास है, या बेल मेटल है। तो सोल्डर, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो जमने का कारण है वो किसका है, सोल्डर। सोल्डर आपके पास किस से बनी होती है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बच्चों ज़रूर बताओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हीटिंग पायराइट टू रिमूव सल्फर इज कॉल्ड, यानी जो पायराइट होते हैं, पायराइट क्या होती है, सल्फर और, पायराइट को क्या कहते हैं बच्चों, यानी जो आपके पास सल्फर और है, यानी जिसमें हम फेरस सल्फाइड लेते हैं, और दूसरी आप कह सकते हो गैलेना। तो आपके पास रिमूव करते हैं उनसे सल्फ़र को। तो सल्फ़र को जब भी और या एस्क से हटाया जाता है तो उसके लिए हम कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं, उसे हम कहते हैं जारण या भर्जन, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं रोस्टिंग। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जैसे मेरे पास जिंक सल्फाइड से मुझे जिंक ऑक्साइड प्राप्त करना है, तो मैं इसको अत्यधिक मात्रा के अंदर ऑक्सीजन के साथ गर्म करूंगा, तो जिससे मुझे जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। तो इस प्रक्रिया का नाम क्या होता है, रोस्टिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज X इज 12, यानी किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 12 है, विच इज़ इनर्ट गैस इज नियरेस्ट टू, यानी कौन सी जो आपकी नोबल गैस है वो इस तत्व के नज़दीक है। यानी कहने का अर्थ है, आपके पास एक तत्व X है जिसका परमाणु क्रमांक 12 है, और इसके पास कौन सी अक्रिय गैस मौजूद होगी। तो देखो बच्चों, 12 जो परमाणु क्रमांक होता है वो किसका होता है, मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम के नज़दीक जो आपकी इनर्ट गैस होती है वो कौन सी होती है, नियोन, क्योंकि मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक क्या है, 12, 12 से पहले क्या आता है 10, और 12 के बाद क्या आता है 18, तो दूर तो हुई 18 और नज़दीक कौन सी हुई 10। तो आपके पास नियोन क्या होती है इसके नज़दीक, जिसका परमाणु क्रमांक कितना है, 10। क्लियर। तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक है 12, इसके नज़दीक पूछा है तो कौन सी होगी, 10, 10 वाली कौन सी होती है, नियोन, और इससे दूर आ जाएगी कौन सी, 18 वाली, जो कौन सी होती है, आर्गन। तो नियरेस्ट गैस इसके कौन सी आपके पास है, नियोन। तो आपका ऑप्शन क्या है यहाँ पे, नियोन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि गलाने के दौरान एक अतिरिक्त पदार्थ जोड़ा जाता है जो अशुद्धियों के साथ मिलकर एक फ्यूजिबल उत्पाद बनाता है, यानी कहने का अर्थ है कि जब हम धातुओं के अयस्क को गलाते हैं तो उन्हें गर्म करते समय उसमें एक चीज़ मिलाई जाती है, यानी पदार्थ मिलाया जाता है, जिससे उसका गलनांक कम हो जाता है और आसानी से पिघल जाता है। और वो आपके पास दो तरह के पदार्थ होते हैं, एक आपके पास, अगर आपके पास उस अयस्क के साथ अशुद्धियाँ अम्लीय है तो वो आपका अक्सारीय लिया जाता है, और अयस्क के पास अशुद्धियाँ अगर अक्सारीय है तो वो अम्लीय लिया जाता है।
तो वो आपके पास क्या कहलाता है, फ्लक्स। तो उसे हम किसके रूप में जानते हैं, फ्लक्स के रूप में जाना जाता है। तो ऐसा पदार्थ जो गलाने में सहयोग देता है यानी आसानी से गलाने में सहायक है अयस्क को, तो उसे किस रूप में जाना जाता है, फ्लक्स के तौर पर जाना जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ 3 एलिमेंट, यानी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का मतलब है बच्चों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3 तत्वों का दिया गया है, एक एक्स का, एक वाई का और एक किसका, जेड का। जो एक्स का है वो तो है 2 4, वाई का है वो है 2 7 और आपके पास जेड का है वो 2 1। तो ये कहता है इनमें से कौन से 2 एलिमेंटों को जोड़ा जाए तो एक आपको आयनिक कंपाउंड प्रदान हो, यानी आपके पास एक आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन हो, यानी आयनिक यौगिक मिले, तो उसका सूत्र क्या होगा। तो आपके पास देखो बच्चों यहाँ x के अंदर 2 4 हैं, y के अंदर 2 7 हैं और z में 2 1 है, यानी आयनिक यौगिक वही बना सकता है जो इलेक्ट्रॉन दान कर सकता है। तो एक इलेक्ट्रॉन जो दान करेगा और एक इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण करेगा। तो देखो एक इलेक्ट्रॉन दान कौन कर सकता है, जेड, और एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कौन करेगा, आपके पास वाई, क्योंकि वाई अपना अष्टक पूरा कर सकती है। वाई के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 7, एक ये और ले लेगी तो इसका अष्टक पूरा हो गया। और वैसे ही जो आपके पास जेड है, जेड एक इलेक्ट्रॉन खोने के बाद क्या रख सकता है, डबलेट, यानी आपके पास एक इलेक्ट्रॉन देने वाला होगा, एक इलेक्ट्रॉन लेने वाला होगा। तो आपके पास क्या कंपाउंड फॉर्मूला क्या बनता है इसका, वाई जेड। वैसे वाई जेड नहीं लिखा जाता बच्चों, कि जो देने वाला होता है वो आगे लिखा जाता है, लेने वाला है जो पीछे। इस पे जेड देने वाला है तो इस पे एक धन आवेश, और वाई एक लेने वाला है तो इस पे एक ऋण आवेश। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, वाई जेड। तो ऑप्शन कौन सा आपके पास, बी। और ये आपका कोई भी यौगिक बना नहीं सकता, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चों, 4 है। बाह्य कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये आपके पास अधातु की प्रकृति का है। और वैसे ये आपके पास है कौन सा तत्व, कार्बन। और कार्बन जो भी कंपाउंड बनाता है ना तो वो 4 इलेक्ट्रॉन दान कर सकता और ना वो ग्रहण कर सकता, इसलिए कार्बन आपके पास सहज संयोजक आबंध बनाता है, कोवालेंट कंपाउंड बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, एक एलिमेंट x है जो सॉफ्ट है, यानी x आपका ऐसा एलिमेंट है जो आपका बहुत ही नरम या कोमल मृदु है, जो कैन बी कट विद नाइफ, जिसे चाकू से भी काटा जा सकता है। दिस इज़ वेरी रिएक्टिव, और ये बहुत क्रियाशील होता है हवा में। कांट बी केप्ट ओपन इन एयर, इसे खुली हवा में नहीं रखा जा सकता। इट रिएक्ट वाइग्रसली विद वाटर, ये बहुत जल्द क्रिया करता है पानी के साथ। आइडेंटिफाई द एलिमेंट, यानी उस तत्व को पहचानो। तो आप समझ गए होंगे बच्चों ये बात किसकी कर रहा है, सोडियम की। यानी सोडियम धातु को किससे काटा जा सकता है, चाकू से, पहली बात। यानी सोडियम को किससे काट सकते हैं, चाकू से। ये बहुत ज़्यादा क्रियाशील होता है हवा के साथ, और इसलिए इसको हवा में रखा नहीं जा सकता। और बहुत क्रियाशील होता है किसके साथ, जल के साथ। इसकी पहचान किस रूप में होती है, सोडियम के रूप में Na। फास्फोरस, कैल्शियम और मैग्नीशियम जल्दी से जल के साथ क्रिया नहीं करते। चलिए नेक्स्ट, गैल्वेनाइजेशन इज मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग, यानी गैल्वेनीकरण यानी जस्तीकरण भी कहते हैं। प्रोटेक्टिंग का मतलब सुरक्षा करता है लोहे की, किससे, ग्रेडिजिंग बाय कोटिंग विद अ थिन लेयर ऑफ, यानी आपके पास लोहे को जंग लगने से बचाना है, उसके लिए जस्तीकरण किया जाता है। और इसके लिए किस तत्व का या किसकी पतली परत चढ़ाई जाती है, तो वो आपके पास किसकी चढ़ाई जाती है, जिंक की। यानी जो गैल्वेनाइजेशन है, तो गैल्वेनाइजेशन किस धातु से किया जाता है, जिंक से किया जाता है। यानी जस्तीकरण किससे होता है, आपके पास है जिंक से, जिसका संकेत क्या होता है, Zn। और एक और, अगर क्या है कि लोहे की जो सीट है, गैल्वेनाइज आयरन सीट है, उन पे आपके पास अगर जिंक की परत चढ़ जाती है, तो जिंक किसका काम करता है, एनोड का। जब गैल्वेनाइजेशन होती है उसमें जिंक की परत चढ़ जाती है लोहे के ऊपर, तो लोहे के ऊपर जिंक की जो परत है वो किसका काम करती है, एनोड का काम करती है।
यानी जब भी जंगीकृत होता है लोहा, तो लोहे के ऊपर चढ़ी हुई जिंक की परत का ऑक्सीकरण होता है, याद रखना बच्चों, जिसके कारण उसको एनोड कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ 3 एलिमेंट एक्स वाई एंड जेड आर, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दे रखा है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे रखा है 3 तत्वों का, जिसमें एक्स वाई और जेड है। एक्स का तो है 2 8, ये तो क्रिया नहीं करता, बचा 2 8 7 और एक बचता है 2 8 2। ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो आपके पास बच्चों, जिसमें आपके पास 4 से बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, वो आपकी अधातु है। वो आपके पास क्या है, मोस्टली अधातु है, जिसमें आपके पास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या लिखा पड़ा है 2 8 7, और जिसमें उससे 4 से कम है 2 8 2, ये आपके पास धातु है, और जिसमें 2 8 है ये आपके पास अक्रिय गैस है। तो 2 8 8 पूरा है, तो इसका मतलब अक्रिय गैस। 2 8 7 आ गया, तो बाह्य कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, 4 से ज़्यादा ये अधातु है, और 2 8 2 आ गया 4 से कम, ये आपके पास क्या है, धातु है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, ये कहता है एक्स इज मेटल, ये नहीं हो सकता। एक्स आपके पास अक्रिय गैस है, तो आपके पास एक्स मेटल नहीं है। वाई इज मेटल, ये भी नहीं है। जेड इज नॉन मेटल, ये भी नहीं है। तो वाई इज नॉन मेटल, ये सही है। जेड इज मेटल, ये आपका सही है। तो ऑप्शन क्या लगाओगे आप, डी। तो इसका ऑप्शन कौन सा है, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर ऑब्जेक्ट लूज देयर साइन, यानी कॉपर यानी तांबे की वस्तुएं अपनी चमक खो देती है, फॉर्म ग्रीन कोटिंग ऑफ, यानी उन पे एक हरे रंग की परत चढ़ जाती है। यानी ये कहना चाहता है कि कॉपर की जो वस्तुएं हैं, तांबे की जो वस्तुएं हैं, वो अपनी चमक खो देती है और उसके ऊपर हरे रंग की परत चढ़ती है। किसकी, वो कहता है कॉपर ऑक्साइड की चढ़ती है, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर ऑक्साइड की चढ़ती है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट की या कॉपर कार्बोनेट की। तो आपके पास याद रखना, कॉपर की चमक खत्म होती है और उस पर हरे रंग की जो परत चढ़ती है वो बेसिक कॉपर कार्बोनेट की होती है। किसकी होती है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट की होती है बच्चों। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है CuOH ट्वाइस CuCO3। ये आपके पास क्या होता है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट होता है, जिसके कारण तांबे के ऊपर हरे रंग की परतें चढ़ जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन, यानी इनमें से कौन सी सही है स्टेटमेंट, जिंक ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, जिंक प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। यानी आपके पास जिंक ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्रिया करती है और उससे प्राप्त होता है आपको जिंक, और क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ध्यान दो बच्चों कि जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन चली जाती है और क्या बचता है, जिंक। तो जब जिंक से ऑक्सीजन चली जाती है तो इसे कहते हैं अवकरण, यानी इसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शन। तो इसका मतलब ये हुआ जिंक ऑक्साइड का क्या हो चुका है, रिडक्शन, यानी जिंक ऑक्साइड बीइंग रिड्यूस। जिंक ऑक्साइड क्या हो चुकी है, रिड्यूस। कार्बन मोनोऑक्साइड इज रिड्यूस, गलत। जिंक ऑक्साइड ऑक्सीडाइज, गलत। कार्बन डाइऑक्साइड बीइंग ऑक्सीडाइज, गलत। तो आपका आंसर क्या है, जिंक ऑक्साइड इज बीइंग रिड्यूस, यानी जिंक ऑक्साइड का अवकरण होता है। क्या होता है, जिंक ऑक्साइड का अवकरण, यानी जिसे हम रिडक्शन कहते हैं, यानी ऑक्सीजन का हटना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर द फ्लक्स इज यूज्ड, यानी कॉपर को अलग करने में हम किस फ्लक्स का प्रयोग करते हैं। तो वो आपके पास सिलिका होता है। कॉपर के अंदर फ्लक्स को दूर करने के लिए यानी कौन सी फ्लक्स यूज होती है, इसका मतलब अम्लीय फ्लक्स है ये, याद रखना। इसकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, अम्लीय होती है सिलिका की। और इसमें याद रखना बच्चों, इस फ्लक्स के कारण उसमें जो अशुद्धि जो ऊपर तैरता है, मैट्रिक्स जो प्राप्त होता है, जो तैर कर ऊपर आ जाता है और जिसे अलग कर दिया जाता है, वो कंपाउंड क्या मिलता है, वो मिलता है FeSiO3। यानी कॉपर के अंदर जो अशुद्धि मौजूद होती है वो फेरस ऑक्साइड होती हैं, जो आपकी सिलिका के साथ मिलकर क्या प्रदान करती है, FeSiO3, यानी आपके पास फेरस सिलिकेट देती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर यूँ पूछ ले कि अगर तांबे के एक्सट्रैक्शन में जो फ्लक्स यूज होती है वो अशुद्धियों के साथ मिलकर क्या बनाती है, तो वो क्या बनाती है, FeSiO3 बनाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटल ऑलवेज फाउंड इन फ्री स्टेट इच, यानी कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में मिलती है, यानी कौन सी ऐसी धातु है जो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। वैसे तो बच्चों दोनों होती है, लेकिन फिर भी सिल्वर
पूर्ण रूप से, हमेशा, इसने कहा है ऑलवेज, यानी हमेशा स्वतंत्र अवस्था में मिलती है, वो सिर्फ कौन सी होती है? गोल्ड। सिल्वर आपकी हमेशा स्वतंत्र अवस्था में नहीं मिलती। तो सोना आपके पास औरम जिसे कहते हैं हम, ये आपका स्वतंत्र अवस्था में मिलता है। चांदी जरूरी नहीं है स्वतंत्र अवस्था में मिले, कॉपर भी जरूरी नहीं है स्वतंत्र अवस्था में मिले, और सोडियम भी जरूरी नहीं है स्वतंत्र अवस्था में मिले। आपके पास जो चांदी का अयस्क है वो कौन सा है? एक तो है Ag2S, यानी आपके पास अर्जेंटाइट, जिसे सिल्वर ग्लांस कहते हैं हम, इससे प्राप्त होती है। और कॉपर के भी क्या कि कई अयस्क हैं, और इसी तरीके सोडियम के भी कई अयस्क हैं। सोडियम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है बच्चों, वो ये आता है NaNO3, जिसे आप लोग क्या कहते हो? चिल्ली साल्टपेटर, यानी सोडियम नाइट्रेट। ये क्या होता है? सोडियम का अयस्क होता है। चलिए, अर्थ ही इम्प्योरिटी एसोसिएट विद मिनरल यूज्ड इन मेटालर्जी आर कॉल्ड, यानी आपके पास जो अशुद्धियाँ यानी यानी जो भी आपके मिनरल हैं, जो भी खनिज हैं, उनके साथ धरती की जो मिलने वाली अशुद्धियाँ जुड़ी होती हैं, वो यूज्ड होती है मेटालर्जी के अंदर, धातु कर्म में। उन्हें हम क्या कहते हैं? तो वो आपके पास क्या कहलाती है? गैंग। यानी जो अशुद्धियाँ आपके पास किसके साथ जुड़ी होती हैं? मिनरल के साथ या और, यानी खनिज या अयस्क के साथ, जो मेटलर्जी में बाहर निकाली जाती है, धातु प्रसक्रम में बाहर निकाली जाती है, वो क्या होती है? गैंग। क्लियर। और जो स्लैग होता है बच्चों, ये जब धातु को गर्म किया जाता है किसके साथ मिलाकर? एक तरह से फ्लक्स के साथ मिलाकर, तो ये स्लैग तैरकर ऊपर आता है। ये आपका अशुद्धियों को अलग करता है। चलिए, मिनरल इज़ नोन एज और इफ मेटल, यानी एक खनिज को अयस्क कह सकते हैं यदि उससे धातु क्या मिले? आसानी से प्राप्त हो, यानी कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट प्रॉफिटेबली, यानी आसानी से लाभदायक तरीके से इससे धातु अगर प्राप्त हो जाए तो उस मिनरल को, उस खनिज को हम अयस्क कहते हैं। यानी मिनरल और अयस्क क्या होते हैं? कि मिनरल वह चीज़ होती है जिससे धातु आसानी से प्राप्त या कम खर्चे में धातु प्राप्त नहीं हो सकती, और आपके पास अयस्क ऐसी चीज़ होती है कि जिससे हम धातु को आसानी से और सस्ते में प्राप्त कर सकते हैं। तो आपके पास कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली, यानी लाभदायक तरीके से जिससे धातु प्राप्त हो। हिंदी में भी है बच्चों कि एक खनिज को अयस्क के रूप में जाना जाता है यदि धातु से उत्पादन नहीं किया जा सकता इससे, या उत्पादित किया जा सकता है, इसे लाभदायक तरीके से निकाला जा सकता है। ऑप्शन क्या है? यानी जिससे हम धातु को लाभदायक तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, तो उस खनिज को हम क्या कह सकते हैं? अयस्क कह सकते हैं। जैसे निम्नलिखित में से कौन सी धातु उनका अभिक्रियाशीलता के आरोही क्रम में सही व्यवस्था है? यानी इनमें से जिंक, आयरन, मैग्नीशियम और सोडियम, इनको अगर हम सजाएं तो आरोही क्रम का मतलब है हमारे पास घटता क्रम, यानी चढ़ता क्रम बच्चों। यानी आपके पास कौन सी कंडीशन है जिसमें हम एक तरह से आरोही क्रम सही व्यवस्था है? किन की? इनकी। यानी कौन से क्रम में? धातु अभिक्रियाशीलता के क्रम में। तो बच्चों हमारे पास सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक और क्या है? आयरन। ये आपके पास क्या है? इनका आरोही क्रम है अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम का। यानी घटते क्रम का आरोही क्रम का मतलब है कौन सी कम क्रियाशील है और कौन सी ज़्यादा क्रियाशील है। साइन इसके ऐसे होने चाहिए थे बच्चों, ये साइन लगेंगे इनमें, ठीक है। इन्होंने साइन गलत लगा रखे हैं, तो आपके पास सॉरी बच्चों, ठीक है, आरोही क्रम था, सॉरी ये डिक्रीजिंग ऑर्डर बोला है। आरोही क्रम का मतलब ये था कि पीछे सोडियम होना चाहिए था और आगे क्या होना चाहिए था? आयरन। ऐसे होना चाहिए था बच्चों आरोही क्रम में, आयरन, आयरन के बाद होता जिंक, और जिंक के बाद होता मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद क्या होता? सोडियम। ये आपके पास क्या है? चढ़ता क्रम है, आरोही। आपके पास असेंडिंग ऑर्डर, यानी ये होता, और ये जो दे रखा है इन्होंने डिसेंडिंग ऑर्डर दे रखा है बच्चों, गिरता क्रम दे रखा है। आंसर आपके पास इसमें से ये बनता है, लेकिन इसके सिंबल क्या है? उल्टे तरीके से लगाने हैं जो मैंने बताए हैं आपको। ये आप तरीका याद रखोगे इन धातुओं के लिए जिनका क्या अभिक्रियाशीलता का क्रम आरोही क्रम में है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एलुमिना प्लस 2NaOH और H2O प्लस क्या देंगे। यानी एलुमिना को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है तो जल के अलावा क्या देता है, तो आपको बच्चों जल के अलावा सोडियम एल्यूमिनेट देता है, NaAlO2 देता है। यानी इसके साथ अभिक्रिया में सोडियम एल्यूमिनेट मिलता है, NaAlO2 मिलता है। तो ऑप्शन आपका कौन सा है, तीसरा, तो सोडियम एल्यूमिनेट मिलता है। चलिए गैर धातुएं सहज संयोजक क्लोराइड बनाती है क्योंकि, यानी गैर धातुओं का अर्थ होता है नॉन मेटल, सहज संयोजक क्लोराइड बनाती है क्यों, तो क्यों बनाती है बच्चों, वो धातु आपकी जो गैर धातु है वो आपकी क्लोरीन के साथ यानी क्लोरीन से क्रिया करती है तो वो कैसे आबंध बनाती है, सहज संयोजक, यानी वो इलेक्ट्रॉन साझा करके बनाती है। तो वे क्लोरीन के साथ इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकती हैं, साझा कर सकते हैं, इसलिए वो क्या बनाती है, क्लोराइड बना सकती है। क्लियर, इलेक्ट्रॉन दान तो नहीं करती लेकिन फिर भी वो क्या कर सकती है, साझा जरूर कर सकती है। जैसे कार्बन क्लोराइड बनता है CCl4, तो अब कार्बन और क्लोरीन है तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड है, तो इसमें कार्बन क्लोरीन के साथ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, साझा करता है, तो वे क्लोरीन के साथ इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। हाईली रिएक्टिव मेटल लाइक सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम आर एक्सट्रैक्टेड बाय द, यानी आपके पास जो ज़्यादा क्रियाशील धातुएं होती है, यानी एक तरह से आप लोग क्या कह सकते हो इन्हें, अल्कली धातु, यानी क्या कह सकते हैं, अल्कली धातुएं। और अल्कली धातुओं में हमारे पास जैसे आपके पास सोडियम, पोटासियम और अल्कलाइन धातुएं जैसे मैग्नीशियम, इनको प्राप्त किया जाता है तो किससे किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड या इलेक्ट्रोलाइटिस ऑफ देयर मोल्टन ऑक्साइड, रिडक्शन बाय एल्यूमिनियम या रिडक्शन बाय कार्बन। तो आंसर आप क्या लिखोगे, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड। जैसे सोडियम मिलता है तो सोडियम क्लोराइड से, नमक से, पोटासियम मिलता है तो पोटासियम क्लोराइड से, मैग्नीशियम मिलता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड से, इनको इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइसिस होता है बच्चों वैद्युत अपघटन विधि द्वारा, यानी आपके पास सोडियम, पोटासियम और मैग्नीशियम धातुओं को अगर हम शुद्ध अवस्था में प्राप्त करना चाहते हैं तो इनके लिए खास तौर पर विधि कौन सी लगती है, तो वैद्युत अपघटन विधि लगती है। और वो वैद्युत अपघटन विधि इनके किन यौगिकों पर लगाई जाती है, तो इनके क्लोराइड यौगिकों पर लगाई जाती हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड से अगर हम प्राप्त करना चाहें सोडियम, तो हम इलेक्ट्रोलाइसिस किसका करते हैं, सोडियम के ब्राइन सॉल्यूशन का, यानी सोडियम क्लोराइड के ब्राइन विलयन। सोडियम क्लोराइड का ब्राइन विलयन क्या होता है, ब्राइन विलयन का अर्थ है कि सोडियम क्लोराइड अधिक मात्रा में यानी सांद्रित अवस्था में पानी के साथ मिलाया होता है, यानी गाढ़ा सॉल्यूशन होता है, उसमें से विद्युत गुजारी जाती है जिससे एनोड पर आपका सोडियम और कैथोड पर आपका सोडियम प्राप्त होता है। तो इसी तरीके से कैथोड पे पोटासियम होता है, इसी तरीके से कैथोड पे मैग्नीशियम प्राप्त होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स ऑफ आयरन वुड बी ऑब्टेन ऑन प्रोलॉन्ग रिएक्शन विद आयरन विद स्टीम, यानी इसका मतलब ये होता है कि निम्न में से कौन सा ऑक्साइड लोहा धातु का प्राप्त किया जाता है जिसमें लंबे समय तक उस पर भाप गुजार दी जाती है। तो जब आपके पास लोहा धातु की सतह पर एक लंबे समय तक भाप गुजारें तो उससे कौन सा ऑक्साइड प्राप्त होता है, तो लोहे की सतह पर अगर आप स्टीम गुजारते हो, यानी जल को किस रूप में गुजारा है आपने, गैसीय अवस्था में और उच्च ताप पर, तो आपके पास ये धातु जो लोहा है ये कौन सा ऑक्साइड प्रदान करती है, तो ये आपके पास एक ऐसा लोहा प्रदान कर देती है जिसको जंग नहीं लगता, मैग्नेटाइट दे देती है। तो आपके पास क्या मिलता है, Fe3O4 प्रदान करती है एक लंबे समय तक भाप गुजारने से। चलिए, तो ये थे बच्चों आज की वीडियो के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी लाइक और शेयर ज़रूर करना। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में करवाइए बच्चों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। धन्यवाद।